इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आज हम फिक्स्ड बायस सर्किट और बेस रजिस्टर मेथड पर बात करने वाले हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी लेक्चर को आप रैंडमली पिक करके स्टडी ना करें। इलेक्ट्रॉनिक्स के हर लेक्चर को आप सीक्वेंस में स्टडी करने की कोशिश करें। फिक्स्ड बायस सर्किट से पहले हमने ट्रांजिस्टर के जितने भी सर्किट्स को स्टडी किया है, वो चाहे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हो। यहां पर मैंने कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को ड्रा कर रखा है। इन सब ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर हमने दो बायसिंग सप्लाई को यूज किया था, जिसमें एक बायसिंग सप्लाई को हमने VBB का नाम दिया था, दूसरी बायसिंग सप्लाई को हमने VCC का नाम दिया था। जो ये VBB बायसिंग सप्लाई है, ये बेस को बायस करती है और जो ये VCC है, ये कलेक्टर को बायस करती है। यानी कि मैं बात करूं VBB की, तो ये VBB बायसिंग सप्लाई है, ये बेस सर्किट को फॉरवर्ड बायस बनाती है और ये VCC है, ये कलेक्टर सर्किट को रिवर्स बायस बनाती है। और ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा फिर ताकि हमें सर्किट से क्या मिले, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? जिस शेप का सिग्नल मैं इनपुट में दे रहा हूं, वैसा का वैसी शेप का सिग्नल हमें आउटपुट के अंदर मिले। मींस आउटपुट में मिलने वाले सिग्नल की शेप के अंदर क्या ना हो, कोई भी चेंज ना हो। तो ऐसे एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? बायसिंग करनी पड़ती है। अब मैं बात करूं, ये जो VCC है, कलेक्टर सर्किट बायसिंग है, और ये जो बेस बायसिंग सप्लाई है, इनमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ये जो VCC है, इसकी वैल्यू VBB के कंपैरिजन में लार्ज होती है। क्यों होती है लार्ज? क्योंकि जो ये VCC है, ये आउटपुट के अंदर लगी हुई है और ये VBB है जो वो इनपुट के अंदर लगी हुई है। और VBB तो इस सर्किट के इनपुट पार्ट को फॉरवर्ड बायस बनाती है और VCC आउटपुट पार्ट को क्या बनाती है? रिवर्स बायस बनाती है। और रिवर्स बायस में हमें पता है जो करंट फ्लो करता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, और फॉरवर्ड बायस के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करके फ्लो करता है। यानी उस करंट को जिस वोल्टेज पे करंट सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट करता है, उसको नी वोल्टेज हम बोलते हैं। तो ये जो VBB है, इसकी वैल्यू तो हमें पता होता है, मींस वैल्यू ऑफ VBB की हमें नोन होता है, लेकिन VCC की वैल्यू का हमें नहीं पता होता। लेकिन इतना जरूर पता होता है कि VCC की वैल्यू सेवरल वोल्ट्स होती है। यानी कि मैं ये कहूं VCC की वैल्यू 5 to 6 वोल्ट होती है। लेकिन VBB की वैल्यू अगर मैं बात करूं, ये कौन से सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का ट्रांजिस्टर बना है, अगर ये सिलिकॉन का बना है तो इस केस में VBB की वैल्यू 0.7 वोल्ट के करीब होती है। अगर ये जर्मेनियम का बना है तो VBB की वैल्यू 0.3 वोल्ट के नियर अबाउट होती है। तो जर्नली ये कंक्लूड किया गया, जो VBB की वैल्यू होती है वो लेस देन ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 वोल्ट के करीब होती है। यानी कि इतनी कम वोल्ट की सप्लाई VCC के कंपैरिजन में मिलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये सप्लाई एक तो हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, दूसरा अगर मिल भी गई तो ये सप्लाई बहुत कॉस्टली होती है। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस सर्किट को क्या करने की जरूरत पड़ी?
रीड्रॉ करने की जरूरत पड़ी, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। और क्या जरूरत पड़ी कि हम दो सप्लाई की जगह पर क्यों ना एक सप्लाई को यूज कर लें। वो उस एक सप्लाई को यूज करके हम क्या बना दें, इनपुट पार्ट को फॉरवर्ड बायस बना दें, आउटपुट पार्ट को रिवर्स बायस बना दें। हम ऐसी बायसिंग कर दें कि जिसके अंदर केवल एक ही सप्लाई का यूज हो। तो इस सर्किट को रीड्रॉ किया गया, इस सर्किट को मॉडिफाई किया गया। तो यहां पर इस सर्किट के अंदर, इन दोनों सर्किट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, उसी की मैं बात करूंगा। इस सर्किट में और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। इस सर्किट को जब मॉडिफाई किया गया तो यहां पर सिर्फ एक VCC को यूज किया गया जो कि आउटपुट के अंदर है, और VCC की वैल्यू तो बहुत लार्ज है। लेकिन मेरे को तो यहां पर जो बेस करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर वो बहुत कम फ्लो करता है। देखो यहां पर VBB की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो यहां पर जो ये RB की बेस जो रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई to the base terminal of this NPN transistor that is to be connected in common emitter base configuration operation के अंदर जो है। इसका मतलब इस बेस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी यहां पर बहुत स्मॉल होगी। लेकिन यहां पर जब मैंने रीड्रॉ किया तो यहां पर तो ये जो बेस कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC से कनेक्ट हो गया, और VCC की वैल्यू तो बहुत लार्ज है। और मेरे को इस सर्किट के अंदर बेस करंट की वैल्यू को क्या रखना है, स्मॉल रखना है। तो यहां पर जो बेस रेजिस्टेंस यूज किया गया उसकी वैल्यू इस सर्किट के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। यहां पर तो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है, लेकिन इस सर्किट के अंदर इस बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। और ये कितनी हाई है, सेवरल 100 किलो ओम्स के अंदर है, कम से कम इतनी वैल्यू है, सेवरल 100 किलो ओम्स के अंदर इस रेजिस्टेंस को यहां पर हमें कनेक्ट करना है, और वो सीरीज में कनेक्ट करना है किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC और बेस टर्मिनल ऑफ दिस NPN ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है। बस इन दोनों सर्किट के अंदर यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, और उसको कनेक्ट कर दिया है बेस टर्मिनल के साथ। तो ये वही चीज सिचुएशन है। और दूसरा टर्मिनल इसको हम ग्राउंडेड भी कर सकते हैं, ये ग्राउंडेड बन जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, जो मेरा इस सर्किट का अभी मैं आपको इनपुट पार्ट भी दिखाऊंगा और इसको मैं आउटपुट पार्ट भी दिखाऊंगा, दोनों सेक्शंस के अंदर भी डिवाइड करूंगा। अभी हमने डिफरेंस की बात कर ली है। इन दोनों सर्किट के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, मेन डिफरेंस जो है वो RB का है। इसमें बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है, इसमें बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेनी है, हमें हाई लेनी है। और वो हाई क्यों लेनी है, क्योंकि यहां पर VCC की वैल्यू लार्ज है। अगर मैं लो लूंगा तो बेस करंट की वैल्यू लार्ज होगी, जो कि हमारे सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट क्या है, बेस करंट की वैल्यू हमें क्या रखनी है, स्मॉल रखनी है। अगर बेस करंट की वैल्यू को स्मॉल रखूंगा तो हमें यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करनी होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया और उसको सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव सप्लाई से और बेस टर्मिनल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर से। और ये जो बायसिंग सप्लाई है ये क्या कर रही है, बेस सर्किट को तो फॉरवर्ड बायस बना रही है, और किसको, कलेक्टर बेस टर्मिनल को, कलेक्टर सर्किट को क्या बना रही है, रिवर्स बायस बना रही है। अभी बात करूंगा यहां पर। तो अब हमें क्या करना था, अब हमें इसकी वर्किंग पार्ट पर जाना था। तो वर्किंग पार्ट क्या कहता है, वर्किंग पार्ट सिर्फ ये कहता है सबसे पहले हमें इस IB की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है।
और कम करना है तो क्या करेंगे, इस आरबी की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, यानी कि आरबी की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद इस सर्किट में डिजायर्ड बेस करंट ही फ्लो करे। अगर डिजायर्ड बेस करंट फ्लो करेगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, देखो हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये जो इमीटर करंट है, ये जो इमीटर करंट आ रहा है यहां पर दो पार्ट में डिवाइड होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट, हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पे इमीटर करंट की वैल्यू को लिखा था, इमीटर करंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और ये जो मैंने चीज लिखी हुई है ये चीज है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जहां पर कलेक्टर करंट की वैल्यू बनती है अल्फा IE प्लस ICBO। ये क्या चीज है, C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस, O फॉर ओपन। और उसमें ओपन किसको कर रखा था हमने, इमीटर टर्मिनल को ओपन कर रखा था। और इस करंट को कौन सा करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। और इसको हम लीकेज करंट का भी नाम देते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसके बाद यहां पर हमने इस IE की वैल्यू को उठाया और यहां पर पुट कर दिया। यहां पर पुट करने के बाद मैंने ये वाली इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन को इस अल्फा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। इसके बाद यहां पर हमने इस IC वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो IC को कॉमन निकाल लिया तो यहां पर 1 बच गया और इसका अल्फा बचा, ये बना। और इधर ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद यहां से इस फैक्टर को हटाना था तो इस फैक्टर को मैंने इस दोनों टर्म के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इधर ले गया राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड हुआ तो इसके साथ ये डिवाइड, ये फैक्टर हो गया, इसके साथ 1 अपॉन ये फैक्टर हो गया। और इस फैक्टर को हमने पुट किया था बीटा की वैल्यू पुट की थी और ये बन गया बीटा। और इस फैक्टर की वैल्यू को हमने क्या निकाला, अगर बीटा की वैल्यू ये पुट किया है तो मैंने 1 प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। 1 प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो बीटा की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा और एलसीएम लूंगा। यहां पर जब एलसीएम लूंगा तो ये क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आएगा। और अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इस फैक्टर की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस बीटा लिख सकता हूं। इस यानी कि इस फैक्टर की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, बीटा प्लस 1 बन गई। अगर मैं इनको अब हटा दूं तो ये मैंने क्या कहा है आपको समझाने के लिए किया हुआ है। तो मेरे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये कलेक्टर करंट की वैल्यू आती है। जो ये ICBO की वैल्यू आती है ये वेरी स्मॉल आती है इस केस के अंदर। अगर मैं बात करूं तो अगर कितनी स्मॉल आती है, बहुत ही कम आती है। तो इस फैक्टर को ICBO को बेस करंट के कंपैरिजन में, बेस करंट वैसे ही स्मॉल है और इसके कंपैरिजन में भी इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल आती है। और स्मॉल में स्मॉल ऐड करेंगे तो स्मॉल ही आएगी। इसका मतलब ICBO को नेग्लेक्ट अगर हम कर दें इन कंपैरिजन ऑफ दैट तो हमारे पास IC की जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम ऑफ IB, ये बचती है। इसका मतलब हमने यहां से अब क्या किया, देखो इस सर्किट में मैंने क्या किया है, RB की वैल्यू को इस टाइप से सिलेक्ट किया है। मींस वैल्यू ऑफ RB इज चूजन इन सच ए वे कि बेस करंट, रिक्वायर्ड बेस करंट कैन फ्लो इन द सर्किट। रिक्वायर्ड करंट ही सर्किट के अंदर फ्लो करे। और रिक्वायर्ड क्या है, बेस करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो हमें स्मॉल होगा तो ये कलेक्टर अब ये स्मॉल क्यों होनी चाहिए मैं अभी इसकी बात करूंगा। क्योंकि हमने देखो एक ऑपरेटिंग पॉइंट के कंसेप्ट को स्टडी किया था और ऑपरेटिंग पॉइंट को जब हमने ड्रॉ किया था तो वो किसके बीच में ड्रॉ किया था, अगर याद हो तो ग्राफ ऑपरेटिंग पॉइंट हमने VCE और IC के बीच में ड्रॉ किया था। और ये ओनली इस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की सबसे पहले हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया था। ये मेरी आउटपुट वोल्टेज थी, ये मेरे पास आउटपुट करंट था
और हमने इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा था, जिसमें बेस करंट को हमने क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। सबसे पहले 0 वोल्ट के ऊपर फिक्स किया था। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट के ऊपर हमने आई के ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया था, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर लिया था। इसके बाद हमने एक लोड लाइन को ड्रॉ किया था और वो लोड लाइन दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ हुई थी। एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस के ऊपर था, एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर था। वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट था उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी और वो सैचुरेशन रीजन के अंदर था। एक्स एक्सिस के अंदर जो पॉइंट था वो कट ऑफ रीजन के अंदर था, जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स एक्सिस की वैल्यू तो मैक्सिमम और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैक्सिमम और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। यानी कि यहां पर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो VCE की तो वैल्यू 0 होगी और IC की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो VCE की वैल्यू तो मैक्सिमम होगी और IC की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद हमने इसको ड्रॉ किया था, इस लाइन को बना दिया था ऐसे, यानी कि हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया था और इस लाइन ने इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जहां जहां पर कट किया था ऐसे, हमने उन सबको क्या कह दिया था, ऑपरेटिंग पॉइंट कह दिया था। इसके बाद हमने और ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया था और ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमने कहा था फेथफुल एम्प्लीफिकेशन ओनली कहां पर मिलेगी, ऑपरेटिंग पॉइंट कैन लाई ऑन द एग्जैक्टली मिडल ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या था, VCE था और y का कोऑर्डिनेट क्या था, IC था। इसका मतलब इस ऑपरेटिंग पॉइंट का इस लोड लाइन के सेंटर पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करना ओनली किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, IC की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं शिफ्ट ऊपर भी कर सकता हूं तो IC की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, बढ़ेगी, और ऊपर बढ़ूंगा और यहां शिफ्ट करूंगा तो और वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां शिफ्ट करूंगा तो और वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी क्या कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट के का जो सिलेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कलेक्टर करंट के ऊपर डिपेंड करता है और कलेक्टर करंट ही मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है। इसका मतलब इस कलेक्टर करंट की वैल्यू को हमें ऐसे सिलेक्ट करना है, और वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, इस बेस रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करते हुए ऐसे सिलेक्ट करना है कि बेस करंट की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो। इस RB की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना है कि डिजायर्ड बेस करंट ही इस सर्किट में फ्लो करे, ताकि मेरे पास जो कलेक्टर करंट आए वो कलेक्टर करंट की हेल्प से ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर लाई करे, इस DC लोड लाइन के एग्जैक्टली मिडल पॉइंट के ऊपर अकर करे। इसका मतलब मैं यहां से इस फिक्स्ड बायस सर्किट से एक बात तो समझ गया, मैं इस ऑपरेटिंग पॉइंट को इस DC लोड लाइन के ऊपर कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूं बाय फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RB। यानी कि इस RB की वैल्यू को मैं फिक्स करूंगा तो यहां पे मेरे को बेस रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहां पर इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो यहां बेस की कम होगी तो कलेक्टर करंट की वैल्यू कम होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, यहाँ पे ड्रॉप कम होगा तो ये करंट आगे ज्यादा जाएगा, बेस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेगा। यानी कि यहां से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फिक्स्ड बायस सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट को DC लोड लाइन के सेंटर के ऊपर फिक्स करने में हेल्प करेगा बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ RB की वैल्यू को मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं जिससे कि हमारा लोड लाइन के ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करे और वो सेंटर के ऊपर एग्जिस्ट करे। चलिए अब बात करते हैं ये इसकी वैल्यू कितनी सेट करें। हम वहां से इसकी वैल्यू को सेट कर लेंगे और कैसे, इसका मतलब हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करना होगा तो हमने इस सर्किट का सिर्फ इनपुट सेक्शन रीड्रॉ किया। अब इनपुट सेक्शन की मैं बात करता हूं, देखो कैसे हमने, ये जो मेरे पास VCC है, VCC का पॉजिटिव टर्मिनल हमने बेस से कनेक्ट कर रखा है। इसमें मैं आउटपुट की बात नहीं करूंगा, ये आउटपुट सेक्शन में यहां पर बात करूंगा।
यहां पर जो इनपुट सेक्शन है, देखो मैंने VCC का पॉजिटिव टर्मिनल लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। और अगला जो टर्मिनल है वो बेस के साथ कनेक्ट है, ये बेस के साथ कनेक्ट हो गया। और जो इसका VCC का जो ये जो टर्मिनल है, वो नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है। इसका मतलब वो दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मैंने कहां पर रख दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। इसका मतलब ये इस सेक्शन, इस ट्रांजिस्टर का, इस सर्किट का मैंने इनपुट सेक्शन लिया है, ओनली आउटपुट की मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं इस इनपुट सेक्शन को देखूं तो मैं यहां से ये VCC दे रहा हूं, और ये VCC कम वोल्ट नहीं है, VCC हाई वोल्टेज है, मैं यहां से दे रहा हूं, इसीलिए मैंने थोड़ा सप्लाई बड़ी दिखा रखी है। अगर मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं तो यहां से ये वाले किस किस की वोल्टेज ड्रॉप कहां कहां होगी, एक तो वोल्टेज ड्रॉप यहां होगी, और यहां होने के बाद किधर वोल्टेज, किसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव से यहां पर यहां से ये वोल्टेज ड्रॉप बनेगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सर्किट बनेगा, देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज किरचॉफ लॉ अगर अप्लाई करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा लॉ चलेगा, ऐसे सर्किट में ऐसे ऐसे चलते हुए कुछ ऐसे आएगा। इसका मतलब ये VCC की वैल्यू किसके बराबर है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर टर्मिनल। तो यहां पे अगर मैं इनपुट सेक्शन की बात करूं तो मैं क्या बनाऊं, यहां से इस वाले पार्ट को मैं यहां पे बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो इनपुट सेक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं, VCC इज इक्वल टू IB इंटू RB, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगी इसके अक्रॉस, और V इज इक्वल, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस क्या बचेगी, VBE, ये बचेगी। अब मैं यहां पर आपको बार बार कह चुका हूं, देखो ये जो VCC है, ये VCC की वैल्यू VBE के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है, और VBE की तो वैल्यू क्या है, VBE की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है, लेस देन, मैं ये कह रहा हूं लेस देन 0.1 वोल्ट है। ये किसकी वैल्यू है, VBE की वैल्यू है, क्योंकि VBE तो इस सर्किट को क्या बनाती है, फॉरवर्ड बायस बनाती है। यहां पर फॉरवर्ड बायस, अगर मैंने अभी बताया जर्मेनियम के केस में तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वोल्ट। अगर सिलिकॉन है तो इसके केस में कितनी वैल्यू होगी, 0.7 वोल्ट। जर्नली इतनी होती है। इसका मतलब VCC तो रिवर्स बायस में लगी होती है, और VCC की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 5 to 6 वोल्ट इतनी होती है। इसका मतलब VCC के कंपैरिजन में VB को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या बचा, VCC इज इक्वल टू IB RB, ये बचा मेरे पास। तो यहां से अब हमने RB की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो RB की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो VCC अपॉन कितना आ गया, IB आ गया। सबसे पहले देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां से मैंने इस सर्किट को फिक्स्ड बायस सर्किट क्यों कहा है। VCC या तो 5 वोल्ट होगी या 6 वोल्ट होगी, वेरी नहीं होगी। इस चीज का मतलब VCC को मैंने फिक्स किया हुआ है, ये मेरे पास फिक्स है, ये फिक्स्ड है मेरे पास, इसकी वैल्यू फिक्स है। डिवाइडेड बाय मैंने RB की वैल्यू को क्या कर दिया है, यहां से RB की वैल्यू को फिक्स कर दिया है। इसको अगर मैंने फिक्स कर दिया है, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया है, तो IB की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहां से लिखूं IB इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू VCC अपॉन RB। ये फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स डिवाइडेड बाय फिक्स क्या आएगी, फिक्स ये आएगी। इसका मतलब हमने IB को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और IB को फिक्स कर दिया है तो किसको फिक्स कर दिया है, हमने कलेक्टर करंट को फिक्स कर दिया है। और कलेक्टर करंट को फिक्स कर दिया है तो हमने किसको फिक्स कर दिया है, ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया है डीसी लोड लाइन के ऊपर। इसका मतलब कंसेप्ट क्या निकल के आ रहे हैं, यहां पर
वीसीसी फिक्स है, आरबी को फिक्स कर दिया, आईबी को फिक्स्ड बनाने के लिए, तो यहां पर तीनों के तीनों ये जो पैरामीटर है क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। तो इस सर्किट को क्या बोला गया, फिक्स्ड बायस सर्किट बोला गया। अब हमने देखो ऑपरेटिंग पॉइंट के, जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट था, ऑपरेटिंग पॉइंट का मैंने एक पॉइंट तो निकाल लिया है। ये तो मेरे पास वीसीई एक्स एक्सिस में था जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और हाँ इसको प्लॉट किया था हमने कलेक्टर करंट के साथ। इसकी जो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका इनपुट करंट को हमने कांस्टेंट रख के किया था। ये आप मेरे प्ले चैनल की लिस्ट में देख सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास, इसके बाद आईबी की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया था। ये आईबी की वैल्यू को 0 लिया था, ये 10 लिया था। इसके बाद मैं ऐसे इंक्रीज करता चला था आईबी की डिफरेंट वैल्यूज को। और इसके बाद हमने एक लोड लाइन ड्रॉ की थी, दो पॉइंटों के बीच में ड्रॉ की थी। एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर था, एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर था। ये पॉइंट सैचुरेशन रीजन के अंदर था, अभी मैं बात करूंगा इस सैचुरेशन पॉइंट की। और ये मेरे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ये हमारे पास कट ऑफ रीजन के अंदर था, इसकी वैल्यू वीसीसी के करीब आती है। इसका मतलब यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो तो वीसीसी आएगा, y की वैल्यू 0 आती है। यहां पर y की x की वैल्यू 0 आती है और y की वैल्यू IC आती है। और IC की वैल्यू क्या आई थी हमारे पता है, VCC अपॉन RL आई थी। अब हमने यहां से देखो इस को क्या कर दिया, यहां से इस आरबी की वैल्यू को सेट ऐसे किया कि आरबी की वैल्यू को यहां से एडजस्ट कर रहा हूं। ये तो कांस्टेंट है, आरबी की वैल्यू एडजस्ट कर रहा हूं तो आईबी एडजस्ट हो गया, आईबी एडजस्ट हो गया तो आईसी एडजस्ट हो गया। और आईबी को एडजस्ट करके मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूशेंट पॉइंट को इस डीसी लोड लाइन के ऊपर सेट कर दिया है। लेकिन इस आईसी की वैल्यू, जो इस ऑपरेटिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा आईसी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंडीशन इस आईसी से कम होनी चाहिए। जो सैचुरेशन रीजन के अंदर पॉइंट है, कलेक्टर करंट है, उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ही ये डीसी लोड लाइन के सेंटर पे होगा। यानी कि अगर इससे कम है इस ऑपरेटिंग पॉइंट वाले कलेक्टर करंट की, तो ये डीसी लोड लाइन के ऊपर होगा। अभी हम उसी कंडीशन पे जाना चाह रहे हैं। तो हमने कलेक्टर करंट तो निकाल लिया है। अब मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कोऑर्डिनेट वीसीई का, ऑपरेटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं। तो उसको निकालने के लिए हमने इस सर्किट के आउटपुट सेक्शन की बात की। जब मैंने आउटपुट सेक्शन को ड्रॉ किया तो क्या बना, अब मैं इनपुट को क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। इसका मतलब ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल वीसीसी, ये पॉजिटिव टर्मिनल वीसीसी का लिया मैंने, इसको किसके साथ कनेक्ट किया, आरसीसी का साथ कनेक्ट किया, आरसी के साथ कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरा जो टर्मिनल है उसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ये इसका मतलब मेरे पास पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट हो गया, एन के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये सर्किट क्या बन गया, रिवर्स बायस में आ गया आउटपुट पार्ट। और इसके बेस को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो बेस, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, जिसके अंदर बेस हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो अब मैंने इस आउटपुट सेक्शन के अंदर क्या लगाया, वोल्टेज किरचॉफ लॉ लगाया। इसका मतलब इस वीसीसी की वैल्यू क्या होगी, इस केस के अंदर वीसीसी इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, और वोल्टेज ड्रॉप किसके, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज यहां पर ड्रॉप नहीं होगी, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर टर्मिनल। तो ये कलेक्टर इमीटर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कौन सी होती है, वीसीई होती है। तो यहां पर मैं अगर किरचॉफ लॉ लगाऊं तो ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, और ऐसे चलते हुए ऐसे आऊंगा, और ऐसे आऊंगा, और ऐसे आ जाऊंगा। तो यहां पे क्या बनेगा, वीसीसी इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए यहां पर, वीसीसी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आईसीआरसी प्लस क्या बनना चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर। तो ये क्या लिख दूं मैं यहां से, दैट इज इक्वल टू वीसीई, ये लिख सकता हूं यहां पर। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर जो ये जो वीसी है, देखो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके है, ये तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इस आरसी के है।
इसका मतलब ये सारी की सारी क्या यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप सारी की सारी यहां हो गई तो VCE तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर कंडीशन क्या है, और VC नहीं होगा तो सर्किट में काम वर्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप यहां पर नहीं हो सकती। तो क्या कंडीशन होगी, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ICRC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, VCC से। पहली कंडीशन तो ये है। इसका मतलब IC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंडीशन लेस देन होनी चाहिए VCC अपॉन RC से। यही तो हमारे पास कंडीशन थी, यही तो कंडीशन थी हमारे पास। इस IC की जो वैल्यू आई थी वो कोऑर्डिनेट क्या आता है, VCC अपॉन RC, और इसकी जो वैल्यू है ऑपरेटिंग पॉइंट के करंट की वैल्यू, ये ऑपरेटिंग पॉइंट इस कलेक्टर करंट की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, इस सैचुरेशन रीजन वाले से कम होनी चाहिए। अभी मैं इस सैचुरेशन रीजन वाले कोऑर्डिनेट्स को निकाल लूंगा। देखो इसका मतलब VCE की वैल्यू यहां से अगर मैं निकाल लूं तो कितनी बन गई, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC अपॉन RC। यहां से देखो मैं IC को निकाल चुका हूं, IC को निकाल चुका हूं, IC की वैल्यू यहां से निकाल चुका हूं, और RC की वैल्यू यहां पर फिक्स है। इसकी वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, VCC की वैल्यू मेरे पास फिक्स है तो VCE की कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो मेरे पास दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को। अब मैंने क्या किया, यहां से दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करने के बाद मैं इस VCC की, देखो अगर ये कलेक्टर करंट की वैल्यू को, इस VCC की वैल्यू को बड़ा कम करता चलो, कम करता चलो, कम करता चलो। अगर VC को 0 कर दूं, बिल्कुल VCE को 0 कर दूं, 0 कर दूं, तो VC की 0 होते ही कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो कहां पर चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब सैचुरेशन रीजन के अंदर, सैचुरेशन के अंदर VCE की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और VCE की वैल्यू 0 होती है, सैचुरेशन की बात कर रहा हूं, और सैचुरेशन के अंदर इसका मतलब ये 0 हो गई तो VCC इज इक्वल टू क्या हो गया, ICRC हो गया। और IC की वैल्यू सैचुरेशन रीजन के अंदर है, ये सैचुरेशन के अंदर है, सैचुरेशन के अंदर क्या आ गई, VCC अपॉन RC। इसका मतलब क्या कंडीशन है, इस सैचुरेशन की वैल्यू, इस सैचुरेशन की वैल्यू इस कलेक्टर करंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस कलेक्टर करंट की वैल्यू IC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन सैचुरेशन होनी चाहिए, तो ही ऑपरेटिंग पॉइंट इस डीसी लोड लाइन के ऊपर अक्कर करेगा। या और सेंटर के ऊपर फिक्स करना है तो हम इस RB की वैल्यू को फिक्स करके कलेक्टर करंट की वैल्यू को निकाल लेंगे और देख लेंगे कलेक्टर की वैल्यू क्या सेंटर पे आ चुकी है, किस वैल्यू के ऊपर आएगी, इस वहां से RB की वैल्यू को निकाल के हम सेट कर लेंगे। तो ये तो था फिक्स्ड बायस सर्किट, क्यों बोला गया इसको, और फिक्स्ड बायस सर्किट बोलने के बाद ऑपरेटिंग पॉइंट को ये सिलेक्ट कर देता है सेंटर के ऊपर। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की, जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए हैं। अब इस सर्किट को हम चेक करते हैं, क्या ये सर्किट हमारे लिए का है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए अब हमने इसका क्या निकाला, एक स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला। और स्टेबिलिटी, ये क्या स्टेबल है, ये सर्किट स्टेबल है या नहीं है, तो हमने स्टेबिलिटी फैक्टर को निकाला। और स्टेबिलिटी फैक्टर हम जानते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू S से जिसको डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ए कलेक्टर करंट टू चेंज इन रिवर्स लीकेज करंट ICBU, जिसको मैं किस नाम से भी लिख सकता हूं, IC अपॉन DICO, मीन्स DCO यूजुअली रिटर्न फॉर CBO के लिए लिखते हैं, ये लिख सकते हैं हम। अब मैं अगर यहां से ये जो ICBU है इसकी वैल्यू को यहां से इसको हटाकर मैं इसकी यूजुअली मैं क्या लिखता हूं, ICO कलेक्टर करंट। अगर यहां पर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो S की वैल्यू यहां पर इक्वल टू आ जाएगी। S इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां पर S इज इक्वल टू
और ये स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू चेंज इन रिवर्स सैचुरेशन करंट, कीपिंग बीटा की वैल्यू और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VBE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यहां पर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट तो देखो यहां पर बहुत कम है। इसका मतलब यहां पर देखो IB की वैल्यू तो मैं क्या कर चुका हूं इस सर्किट के अंदर, IB की वैल्यू को तो मैं क्या कर चुका हूं, फिक्स कर दिया है मैंने। और यहां से बीटा की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। मैं क्या निकाल रहा हूं, DIC अपॉन DICO इक्वल टू क्या आ गया, यहां से इस ICO का क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसकी वैल्यू क्या बन गई, बीटा प्लस 1। और यहां पर बीटा की वैल्यू क्या है, फिक्स है। बीटा की वैल्यू फिक्स है। अगर बीटा की वैल्यू सपोज करो 100 है, बीटा की वैल्यू 100 है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर इस सर्किट का कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 1 ये आएगा। और इसका मतलब ये स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो तो क्या है, वेरी लार्ज है। और लार्ज होने की वजह से यहां पर ये स्टेबिलिटी फैक्टर अगर लार्ज आ रहा है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर लार्ज आता है तो ये जो सर्किट हमें बताता है इसके अंदर क्या आता है, थर्मल, इसकी पुअर थर्मल स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है इस सर्किट की। मीन जितना स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है उतना ही सर्किट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसका मतलब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या रखनी होती है, लो रखनी होती है। और जितनी लो अच्छी होगी उतना ही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रहता है, स्टेबल होता है। ये एक कंडीशन है। इसका मतलब यहां पर तो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट को हम स्टेबल सेंटर मिडल पॉइंट के ऊपर नहीं कर सकते। इसका मतलब पुअर थर्मल स्टेबिलिटी होगी यहां पर। अब मैं यहां पर बात करूं तो दूसरी बात करूं तो ये जो मेरे पास IC है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बीटा इंटू IB। ये बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बीटा तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बीटा तो मोस्ट प्रोबेबली किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर देखो इसका मैं यहां पे एक और समझा दूं। ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर 101 आया है वो क्या कहना चाहता है, DIC मतलब अपॉन DICBO, या तो मैं DICBO लिखूं दैट इज इक्वल टू 101 ये आ गया। यहां से अगर मैं इसको और लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो DIC इज इक्वल टू 101 टाइम DICBO, ये चीज हो गई। इसका मतलब अगर टेम्परेचर, अगर ये ICBO मेरे को पता है, ICBO तो टोटल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के बढ़ने पर ICBO बढ़ेगा। अगर ICBO बढ़ेगा, अगर ये मान लो ICBO 0.1 भी बढ़ा, 0.1 के जैसे मैं टेम्परेचर को इसके ऊपर इंक्रीज करूंगा, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसकी रिवर्स बायस में जो सर्किट बना हुआ है वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो वहां पर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसके कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी और कोवलेंट बॉन्डिंग के ब्रेक होने से रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है। इसका मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO बढ़ेगा। इस ICBO की वैल्यू बढ़ेगी तो इस कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, अगर ये मान लो 0.1 भी बढ़ा तो इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो गई, 100, इसकी वैल्यू 101 मल्टीप्लाई 0.1 भी चेंज हो गई तो कितनी चेंज हो गई, 10 टाइम चेंज हो गई, 10.1। इसका मतलब ये मेरा ICBO टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICBO बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICBO बढ़ेगा।
आईसीबीओ बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। कलेक्टर करंट क्या होता है? कलेक्टर करंट हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या कंडीशन आ गई? कलेक्टर करंट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ गया, जितना कलेक्टर करंट बढ़ा उतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो उतना टेम्परेचर बढ़ गया तो ये सीक्वेंस फिर स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ गया, आईसीबीओ बढ़ेगा, आईसीबीओ बढ़ेगा तो फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट जितना बढ़ेगा उतना फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस सीक्वेंस विद इन ए फ्यू सेकंड के अंदर इस ट्रांजिस्टर का इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है कि ये थर्मल रन अवे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर ना थर्मल रन अवे अकर करने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये दो फैक्टर नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इस सर्किट ने ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के सेंटर के ऊपर तो फिक्स कर दिया, लेकिन वो फिक्स करने के बाद वो ऑपरेटिंग पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा आती है, और ज्यादा आने की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट अनस्टेबल बनता है। दूसरी कंडीशन क्या आ रही है? हमारा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से सर्किट हमारा थर्मल रन अवे की तरफ जा रहा है। तो इस सर्किट के कुछ एडवांटेज भी हैं और इस सर्किट के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इस सर्किट की क्या है? फिक्स्ड बायस की नंबर 1 में पेपर के अंदर बहुत आती हैं। व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज जो है, ये फिक्स्ड बायस सर्किट जो है वेरी सिंपल सर्किट है, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ एक आरबी रेजिस्टेंस को ही यूज किया है। बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम है। जो सेकंड इसका मेन इंपॉर्टेंट यूज है, इस सर्किट के अंदर हम ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद हम उस ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आरबी। ये इस सर्किट की मेन एडवांटेज है। अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपको यहां पे इसके एडवांटेज में क्या लिखना है? नंबर 1, फिक्स्ड बायस सर्किट इज वेरी सिंपल बिकॉज इट रिक्वायर ओनली वन रेजिस्टेंस आरबी। जो सेकंड एडवांटेज लिखनी है वो क्या लिखनी है? ऑपरेटिंग पॉइंट इज टू बी एडजस्टेड एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन एंड द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इजिली चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आरपी। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी फैक्टर इज टू बी वेरी हाई। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर इन फिक्स्ड बायस सर्किट इज वेरी हाई, दैट शोज दैट पुअर थर्मल स्टेबिलिटी, जो इसकी पुअर थर्मल स्टेबिलिटी को शो करता है। नंबर 2, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग चांस अकर करते हैं, स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ थर्मल रन अवे। एंड नंबर 3, बीटा जो है यहां पर, जो मेरे पास आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आईबी है, और बीटा तो ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर का वेरी करता है। अगर एक ट्रांजिस्टर का बीटा कुछ है, दूसरे ट्रांजिस्टर का बीटा कुछ है, अगर मान लो हमारा ट्रांजिस्टर जल भी गया और उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ गई, तो यहां पर ये बीटा चेंज होगा दूसरे से, तो कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बीटा इज टू बी डिपेंडेंट ऑन द, बीटा डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो यहां पर अगर बीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। तो हमने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या कंक्लूजन निकाला? फिक्स्ड बायस सर्किट नीड्स या रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन, ये हमने कंक्लूजन निकाला है। मींस फिक्स्ड बायस सर्किट कुछ अपने अंदर मॉडिफिकेशन चाहता है, तो इस बायसिंग के अंदर मॉडिफिकेशन हम अगले आर्टिकल के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये था फिक्स्ड बायस सर्किट। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस लेक्चर के लिए एक लाइक तो बनता है। और
मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी फैमिली बढ़ती है। थैंक यू।